नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में चुनाव और बीजेपी का आ चुका है नया संकल्प पत्र और बीजेपी के बाद फिर अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से आ चुका है वचन पत्र, जहां बीजेपी अपने नए संकल्प पत्र के जरिए मिशन 350 पर लक्ष्य को भेदती हुई नजर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी को अपने वचन पत्र पर इतना भरोसा है कि कह रही है 403 में 403 हमारा है। तो फिर शिवपाल यादव को क्यों नाराज किया गया? ममता बनर्जी की जी हुजूरी क्यों की जा रही है? अगर 403 में 403 उनका है तो क्या गठबंधन के जो धर्म होते हैं अखिलेश यादव उसको निभा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी किए गए हैं, क्या वो पर्याप्त है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 350 के लक्ष्य को भेदने के लिए? बसपा का क्या हाल है? कांग्रेस क्या कर रही है? ये तमाम सवाल जो पूछेंगे अपने मेहमानों से, चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं संकल्प पत्र और वचन पत्र के बाद क्या कुछ कहा गया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के विकास का एक दस्तावेज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा था। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 80 में से 73 सीट देकर अपनी मंशा जता चुकी थी। प्रदेश की जनता ने 2014 के चुनाव में ही ये संकेत दिया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत जिम्मेदारीपूर्ण एक संकल्प पत्र को आकार दिया था और हमने उसको घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम बहुत सोच समझ कर दिया था कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प है। हम लव जिहाद के लिए भी कम से कम 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माने को भी हम नहीं सकते। आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर, बहराइच और मिर्जापुर में स्थापना कर इसको और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। राज्य शिक्षा नीति के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। सैनिक स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों में खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों के कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास परियोजना प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। तो संकल्प या वचन कौन ज्यादा प्रभावी होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जहां बीजेपी कह रही है हमारा नया संकल्प पत्र है, जो संकल्प पत्र 2017 में लाया गया था, उस संकल्प पत्र को 100% पूरा करने के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, इसलिए नया संकल्प पत्र इसका नाम दिया गया है। वचन पत्र जो अखिलेश यादव की तरफ से लाया गया, उन्हें पूरी तरह से भरोसा है अपने वचन पत्र पर। किसी वचन पत्र के जरिए वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। बसपा का क्या हाल है? कांग्रेस का क्या हाल है? साथ ही साथ क्या कुछ ममता बनर्जी का संदेश है अखिलेश यादव के लिए या फिर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अल्पना चौहान, नेता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अल्पना चौहान, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुधा मिश्रा, प्रवक्ता इस वक्त कांग्रेस पार्टी की। सुधा मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आरपी राजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। और भी कई पार्टियों के नेता जुड़ेंगे। साथ ही साथ विश्वेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विश्वेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और अंकित अरोड़ा इस वक्त हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अंकित अरोड़ा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। अंकित, सुन पा रहे हैं अंकित आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बट मेरे साथ सेम नहीं आ रहा है।
चलिए ठीक है, थोड़ी देर के बाद सब सही हो जाएगा, अभी तुरंत हम लोग जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले मैं आता हूं इस वक्त विश्वेंद्र के पास आता हूं। विश्वेंद्र, एक बात बताएं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे वचन पत्र की इतनी मजबूती है, इतना भरोसेमंद हमारा वचन है, किसी की बदौलत उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या ऐसा लगता है, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में जो मैनिफेस्टो जारी किए गए थे, 12 से 17 के बीच में जिसे लागू किया जाना था, अभी जो आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 50% भी अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं किया। अगर 2017 से 22 की बात करें, बीजेपी के बारे में अगर बात करें तो कहा, बीजेपी दावा कर रही है, हम लोग नहीं, बीजेपी ही कह रही है इस बात को कि हम लोग ने 100% घोषणा पत्र के दावों को, यानी संकल्प पत्र के दावों को पूरा किया, दावों के अलावा भी बहुत कुछ पूरा किया हम लोगों ने। तो ये फिर नए संकल्प पत्र, वचन पत्र का कितना प्रभाव पड़ेगा, जरा बताइए सर। देखो महोदय, एंकर साहब, खास बात है कि संकल्प पत्र हो, वचन पत्र हो, लाना एक सिस्टम में है, लेकिन उसके बाद उस पर कार्रवाई करना एक बहुत जरूरी है। इनके संकल्प पत्र जनता के बीच में विस्तार रूप से कल पहुंच जाएंगे, आज मीडिया पे चल रहे हैं, विस्तृत रूप से कल और परसों तक अच्छी प्रकार से जनता समझ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ण नहीं होते, दोनों सरकार अपने पे ध्यान दे। 2012 में जो आया था समाजवादी पार्टी का, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, और 2017 में आया भारतीय जनता पार्टी का, उसके आज भी विषय बचे हुए हैं। हाँ। और उनको वे करने चाहिए थे, लेकिन जो कुछ अभी तक किए वो भी अच्छी बात है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जैसे गन्ने के विषय की बात करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने गन्ने का, लेकिन 15 दिन में पेमेंट कहा था पहले भी घोषणा पत्र में, लेकिन उसके बावजूद वो 15 दिन में नहीं दे पाई। गन्ने के जो दाम कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम उसके दाम दे रहे, 1.5 लाख करोड़ हमने पैसा दे दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, वो पैसा उन्होंने सब्सिडी नहीं दिया है, किसी पे एहसान नहीं किया है, वो किसान के गन्ने की कीमत थी, वो उसके दाम थे, वो वैल्यू थी, उसको वो दिया है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संकल्प पत्र जो लाया गया था 2017 में बीजेपी की तरफ से, उन संकल्प पत्रों के कई ऐसे विषय हैं जिसको छुआ नहीं गया बीजेपी की तरफ से जी। तो बीजेपी फिर किस आधार पर कह रही है कि संकल्प पत्र के सारे वादे पूरे कर लिए गए? अखिलेश यादव फिर किस आधार पर कहते हैं कि 2012 से 17 में जो काम उनकी सरकार ने की, दरअसल उस काम को आगे बढ़ाने का बीजेपी बस फीता काटने का काम कर रही है? मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद। इस वक्त अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, एक बात बताएं, नहीं, अंकुर से हम थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, इस वक्त वो है नहीं। आप अल्पना चौहान के पास आते हैं, बीजेपी की नेता प्रवक्ता। अल्पना, एक बात बताएं जी। क्या नया संकल्प पत्र बीजेपी का इतना मजबूत है कि आपके तमाम जो दावे हैं कि संकल्प पत्र के तमाम दावों को पूरा किया गया? साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार हमारी लहर है और हम जीत कर दिखाएंगे। कहीं कहीं से इस तरह की खबरें भी आती रहती हैं कि आप लोगों के नेताओं के काम से लोग बड़े नाराज़ हैं, गांव में घुसने नहीं देते हैं। तो फिर इस नए संकल्प पत्र के आधार पर किस तरह का पैरामीटर सेट किया जाए बीजेपी के लिए, जरा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी, इंडिया वॉइस चैनल में मुझे समय देने के लिए। देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहां जहां हमारी सरकार है सब जगह काम किया। उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी व्यवस्था इन समाजवादियों ने कर दी थी कि बुरी व्यवस्था बहुत लचर थी। हम लोगों ने शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, प्रत्येक क्षेत्र में हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। अब बात अगर आप अखिलेश भैया की करें तो आप देख सकते हैं कि वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्हें जरूरत पड़ रही है ममता बनर्जी जी की, वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, अपनी बहन बेटियां नहीं संभाल पा रहे, अपने चचा जान को नहीं संभाल पा रहे, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संभालेंगे? इस बात को जनता जान चुकी है, इनका चेहरा सामने आ चुका है। हम लोग बहुत भारी बहुमत के साथ 10 मार्च को अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। विजय श्री जनता ने हमारे हाथ दे दी है। जनता का मिजाज देख लीजिए, एग्जिट पोल के नतीजे देख लीजिए, जनता का रुख देख लीजिए, और बहुत मजबूती के साथ हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आने जा रही है। मतलब ये तो आपके दावे है ना कि आने जा रही, दावे तो दावे नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है। मुझे बीजेपी की नेता से एक बात जानना है जी। कि इस वक्त चुनाव प्रचार के दरमियान, अभी तो पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज का चुनाव है, मतदान है परसों जी, अभी तो बंद भी हो गया, प्रचार वगैरह नहीं करना है। मुझे एक बात बताएं, इसके बावजूद हम लोगों के पास जो फीडबैक है जी। उस फीडबैक में
प्लस माइनस दोनों चीज़ें दिख रही हैं 58 सीटों में। 2017 का जो लेखा जोखा है उस हिसाब से 2022 में दिखेगा, वो थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ 58 सीटों पर। किसी प्रकार की कोई कमी बेसी बिल्कुल नहीं है, बहुत मजबूती के साथ जनता बहुत खुश है हमारे काम से। हमने सुशासन दिया, हमने विकासवाद दिया, हमने विश्वास दिया, हमने जो है सबका साथ सबका विकास, हमने इस मुद्दे पर काम किया। ये लोग परिवारवाद पर काम करते थे, हम विकासवाद पर काम करते हैं और मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। जनता बहुत खुश है। कोरोना जैसी भयंकर आपदा के दौरान भी जितनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश को हमारे मुखिया ने संभाला है, कोई नहीं सोच सकता था, कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। जहां लोग जनता को भड़काने का काम कर रहे थे, जहां लोग विदेश घूमने जा रहे थे, जहां लोग वैक्सीन पर विवाद उठा रहे थे, जहां लोग अनेक प्रकार के जुमले कस रहे थे, वहां हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। हमने जमीन पर काम किया है, जमीन पर काम करते रहेंगे। हमारा छोटे से छोटा पार्टी का निचले से लेके अगड़े से लेके पिछले से लेके प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी प्रत्येक नेता शीर्ष से लेकर ग्राउंड तक हम लोग अपनी जनता के बीच काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। चलिए, और भी कई पार्टियों के प्रवक्ता नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप थोड़ी देर के बाद दिखेंगे स्क्रीन पर। इस वक्त कई लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं एक सवाल में विश्वेंद्र के पास लेकर के आता हूँ। विश्वेंद्र, एक बात बताएं जी। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि देखिए कई ऐसे फैक्टर्स हैं योगी सरकार के लिए जो हो सकता है कि मिशन 350 के लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़े रोड़े की तरह हुआ है ना, बड़ा एक हर्डल की तरह वो काम आए। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? मैं देख रहा हूँ बीजेपी के संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें हैं और ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को छुआ गया है। समाजवादी पार्टी के वचन पत्र को भी मैं देख रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी से मिलती जुलती चीज़ें हैं। यानी कि बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद अखिलेश यादव का जो वचन पत्र आया उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी ने पहले से, है ना, उसके ऐलान किए हैं। तो क्या मुद्दों की जगह, अब बहुत सारी चीज़ें फ्री भी इसमें, मुद्दों की जगह अब ऐसा लग रहा है कि जन सरोकार के लिए जो त्वरित ज़रूरत है उसे पूरा किया जाए, उसी पर चुनाव होना है। बताइए। जी बिल्कुल ठीक कहा। संकल्प पत्र उनका है, फिर उनका वचन पत्र आया, तो दोनों में एक दूसरे का इंतजार था अब तक का, किसका पहले आए, जैसे आपने इशारा किया। उसके बाद पहले एक आया, उसको देखा, उसके बाद दूसरे में सुधार किया, इस प्रकार से वो दूसरा लाया गया। निश्चित है। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के पक्ष में भी कहा 15 दिन में पेमेंट करेंगे, शुगर मिल इंडस्ट्री और भी लगाएंगे, और किसान का बिजली के बिल के विषय में उन्होंने स्पेशल तौर पर कहा। आने वाले टाइम में बेटियों को स्कूटी के लिए कहा, बहुत सारे मुद्दे इंडस्ट्री में। चलिए मैं ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, थोड़ी देर के बाद मैं आऊँगा। अंकित अरोड़ा के पास मैं आ रहा हूँ। अंकित अरोड़ा, सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ जी गौरीशंकर जी। अंकित अरोड़ा जी, एक बात बताएं, संकल्प पत्र आ जाए चाहे वचन पत्र आ जाए, जनता का मन तो अब बन चुका होगा, जनता जो चाहेगी अब वही करेगी। लेकिन एक बात बताएं, क्या ठीक मतदान से पहले संकल्प पत्र और वचन पत्र दिखाने की या निकालने की जो जरूरत पार्टियों को पड़ रही है, क्या वाकई में इसमें कोई पार्टी आगे पीछे हो सकती है इसी आधार पर? गौरीशंकर जी, पहले तो धन्यवाद आपके चैनल पे जी एक बार फिर से आना हुआ। जी। बात करते हैं मुद्दे की, और मैं एक युवा होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते और टिप्पणीकार होने के नाते ये बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संकल्प पत्र भाजपा लेके आई, वचन पत्र सपा लेके आई, बट आपने जैसा कहा कि जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता आपको वोट आपके आश्वासन पे नहीं करेगी, जनता आपको वोट आपके किए हुए कार्य पे करेगी। बात विपक्ष और पक्ष की नहीं है, बात इस 5 साल के कार्यकाल में, बीते 5 साल के कार्यकाल में विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई, क्या कोरोना महाकाल में जो वैश्विक महामारी है, जो 2 साल में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पिछले 2 साल में 100 साल से बड़ी एक ऐसी महामारी आई, 100 साल के बाद। 20 सेकेंड में सर पूरा कीजिए, 20 सेकेंड में बात कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जनता जिन्हें अपना मन बना लिया है और जनता विकास के मुद्दे पे जातिवाद, परिवारवाद, विस्तारवाद से ऊपर उठकर जो है विकासवाद। ऐसा होता कहाँ है अंकित? ऐसा नहीं होता है ना। जाति का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है, धर्म का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, विकास का भी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, कानून व्यवस्था का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है।
तो फिर देखिए, जनता इन सब no चीजों से doubt उबर in नहीं that, पाती no doubt है। in that, गौरीशंकर जी, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 ऐसे बेसिक पिलर है जो एक विकास के मुद्दे को जो है एक पेज प्रोवाइड करता है। अच्छा चलिए, मैं आता हूँ अंकित, मैं आता हूँ आपके पास थोड़ी देर के बाद। मैं चाह रहा हूँ कि इस राउंड में सबको एक एक मौका मिल जाए कम से कम। आरपी राजन जी इस वक्त हैं, सुधा मिश्रा जी के बाद में इसके बाद में आऊँगा। आरपी राजन, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सुधा मिश्रा जी, आपका स्वागत शायद मैं किया या नहीं किया मैं भूल गया, लेकिन एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरपी राजन, अब मुझे एक बात बताएं, जब सब कुछ सही है समाजवादी पार्टी के अंदर, किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं है, वचन पत्र इतना बेहतरीन आपने बनाया है, तो फिर ये दाएं बाएं क्यों देख रहे हैं आप लोग? ममता बनर्जी को बुला करके कितने प्रतिशत वोट पर आप लोगों का कोई इफेक्ट या प्रभाव पड़ेगा? ममता बनर्जी का क्या रोल है उत्तर प्रदेश में? एक सीट आपने शिवपाल यादव को दिया, बड़े बेदर्द होकर के, एकदम से परेशान, है ना बेचारे, उनको लग रहा था कि पता नहीं क्यों मैं अखिलेश यादव के साथ आ गया। थोड़ा सा बताइए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहां पर टिका हुआ है? देखिए आदरणीय गौरीशंकर जी, जी जी, समाजवादी पार्टी में कहीं कोई कुछ गड़बड़ नहीं है। समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और जनता के बीच में खड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने जो 5 साल में अपने काम किए थे उनके साथ और जो नई हमारी योजनाएं हैं जनता के लिए, जनता को समर्पित करने के लिए, हम उन योजनाओं के साथ खड़े हैं। जहां पर बात रही चाचा जी की, तो चाचा जी ने बड़े खुले मन से और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बड़े खुले मन से, हाँ चाचा जी अब बिल्कुल समाजवादी पार्टी में कार्य है, संगठन के कामों में लगे हुए हैं, पार्टी के कामों में लगे। ये कहां से बात आ रही है कि आप 1 सीट और 4 सीट की बात है? चाचा जी ने पार्टी के साथ खड़े हो गए और सिंबल के साथ चुनाव उनको लड़ना है, उनके लोगों का एडजस्टमेंट सिंबल के साथ, साइकिल के ही साथ है, उसमें ये कोई बात ही नहीं आती। दूसरी बात, जहां बात रही ममता जी की, तो ये राजनीतिक शिष्टाचार, समान विचारधारा के लोग, सुन लीजिए, समान विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र में किस तरह से तानाशाही का काम करने का काम किया, समान विचारधारा के लोग एक होकर के चुनाव में सहयोगी दल सभी सहयोग करने की बात कर रहे हैं और आ रहे हैं, अपनी बात रखने आ रहे हैं। इसमें उनके पेट में, भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा? भारतीय जनता पार्टी जो आज अपना पत्र ले करके आई है, घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में 2017 में जो घोषणा पत्र लेके आया, तो उसमें दूसरे ही नंबर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बात। अच्छा, मैं एक बात बोलूं सर, मैं एक बात बोलूं, आप बुरा मत माना राजन जी, मैं आपके वचन पत्र को मैं पढ़ रहा था। इस वचन पत्र में 2-4 चीजें नए तरीके से इसको लिखा गया है, बाकी वो सारी चीजें हैं जो 2012 में आपके घोषणा पत्र में था। तो क्या आप लोगों को लगता है कि 2012 में जो घोषणा पत्र था उसे आप लोग पूरा नहीं किए, इसलिए एक बार फिर से मौका है 2022 में इसे पूरा करने का, इसलिए इस तरह की चीजों को इसमें शामिल किया आपने? क्या लगता है, क्यों आप खुद फेल रहे हैं, क्या हुआ? देखिए हम कहीं फेल नहीं रहे। समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 में जो काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनके फीते काटे, चाहे वो शिलान्यास का शिलान्यास हो, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे का हो, चाहे 100 डायल का नाम बदल के 112 करना पड़ा हो, समाजवादी एम्बुलेंस का हो, ये काम तो समाजवादी पार्टी ने काम किया था। अभी काउंटर नहीं अंकित, मैं एक राउंड सबके पास आऊंगा अभी। हाँ बोलिए, बात रखिए। और जो है उन्हीं मुद्दों के साथ हम और जो चीजें छूटी हैं और जो जिन चीजों को इन्होंने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र दिया उस पर कोई काम किया हो? बताओ, आज 22 में किसी एक किसान का नाम बता दे जिसकी आय दोगुनी किया हो इन्होंने। चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया। बीजेपी के संकल्प पत्र, अब सुनिए तो भाई साहब, सबको मौका देंगे ना, रुके ना, अभी इसके बाद ओपन करेंगे। मैं सुधा मिश्रा के पास आ रहा हूँ। सुधा जी, मुझे एक बात बताएं, प्रियंका गांधी एक्टिव है, नो डाउट, आप लोग भी कह रही हैं कि इस बार कुछ नए ढंग से कांग्रेस एक नई इबारत लिखेगी उत्तर प्रदेश में। ये नई इबारत का जो पैरामीटर है, जो आप लोगों का आधार है, क्या क्या है? क्योंकि उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आप भी आगे बढ़ रही हैं, कदम ताल आप लोगों का कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रही हैं, जिन मुद्दों पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर बीजेपी भी उन्हीं मुद्दों पर लड़ रही है। कैसे सुनेंगी जनता, कैसे सुनेगी कि कांग्रेस कह रही है महंगाई पर बात कर रही है, कांग्रेस बेरोजगारी पर बात कर रही है, कांग्रेस महिलाओं पर बात कर रही है, तो कांग्रेस की बात सुनी जानी चाहिए। बताइए सुधा जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जहाँ तक आपने कहा कि जिस पे सभी लोग बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा आज जो
नया संकल्प पत्र आया है हमारी सरकार का, उस समय देखा होगा कि वही वादे, वही चीजें जो हम पहले से ही बात कर रहे थे, उसी को बदल के, मतलब जिस पे इनको ऐतराज था, इनके संकल्प पत्र में सब चीजें वही दिख रही हैं। जो इन्होंने इसके पहले चुनाव में वादे किए, अपने संकल्प पत्र में दिया, उससे कोई काम नहीं हुआ। जिन परिवारों को 16 करोड़ परिवार की बात हुई थी कि हम देंगे, इनको रोजगार देंगे, उससे कोई बात नहीं हुई। ये लोग स्वयं कहते हैं कि हम इतने परिवारों को, 80 लाख परिवारों को खाना दे रहे हैं। मतलब ये स्वयं मानते हैं कि जनता बेरोजगार है, बेकार है, खाने को भी नहीं है उसके पास, रोजगार कहाँ से होगा। उसके बाद भी उन सब चीजों को सफाया करके सीधे आ गए हैं नए संकल्पों के साथ। मतलब इनका यही मानना है कि संकल्प लेते रहिए, कार्य नहीं करना है। और उसके बाद जिसका विरोध कर रहे थे ये पिछले 20-25 दिनों से कि अगर बात फ्री की हो रही है तो स्कूटी क्यों आई है, जबकि स्कूटी या जो लड़कियों को, महिलाओं को सुधा जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। आप बीजेपी पर हमलावर हो गई थोड़ी देर के बाद। मैं वैसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र पर आप कुछ नहीं बोलेंगी, मुझे पता है। क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। पक्का बोलेंगी? इसके बाद भी बोलेंगी? जब राम प्रियंका गांधी की तरफ से राम किया गया अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव की तरफ से दुआ सलाम किया गया, तभी बोलेंगे यादव जी को निकलते समय अगर उनके स्मृति ईरानी उनका पैर छू रही है तो हमारे संस्कार हैं। इसके ये होने के बाद उनके चीजों पे बात न की जाए तो कोई बात नहीं हुई ना। तो आप भी जानते हैं हमारे संस्कार हैं, हम संस्कारों को लेके भारतीय हैं, तो संस्कारों की बात तो करेंगे। तो संस्कार में अगर किसी को राम कहा जा रहा है, किसी के पैर छुए जा रहे हैं, तो राजनीति का अंग नहीं है, इसको मत करिए। और एक लाइन में कहूंगी तुलसीदास जी की कि सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रूप, कायर कथई प्रताप। तो बार बार हर चीज कही नहीं जाती है, कायर लोग बखान करते हैं, जो बार बार किसी का नाम लेके जो बातें होती है, इसने क्यों, ये कहाँ, ये करने की जरूरत नहीं। सुधा, बहुत अच्छी बात आपकी तरफ से कहेगी, लेकिन उम्मीद देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इस उम्मीद में है कि कम से कम कांग्रेस अपने 33-34 साल पुराने इतिहास को तो दोहराए। कांग्रेस हमेशा एक क्षेत्रीय पार्टी के पीछे चल रही है, जबकि वो नेशनल पार्टी खुद है। तभी समाजवादी पार्टी, कभी बसपा, कभी दूसरी पार्टियों के पीछे भागने पर मजबूर है। ये दिक्कत हो रही है कांग्रेस पार्टी का। कैसे आप लोग रिवाइव करोगे और किस आधार पर आप लोग कहते हो कि हमारी सरकार वहां पर बन रही है? मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ सुधा, बहुत हैरान होता हूँ। डीपी यादव के पास मैं आऊंगा, आते हैं, बहुत मौका भी है। डीपी यादव जी प्रसपा की इस वक्त प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पीएसपी के। डीपी यादव जी, हम लोग को जहाँ तक पता चला, वैसे मुझे आप थोड़ा सही भी कीजिएगा कि आप सही हैं या गलत हैं, सुन रहे बड़े आप लोग नाराज़ हैं अखिलेश यादव से। कहाँ तो आप लोग 100 सीट की डिमांड कर रहे थे, पता नहीं कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन अभी तो एक ही सीट पर मतलब बात बनती दिख रही है। आप लोग क्या मान गए एक सीट पर? गौरी शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इंडिया वॉइस पर मंच दिया अपनी बात रखने का। बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। बात सीटों की नहीं है, अब गठबंधन हो चुका है। और जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का एक ही लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुशासन का साम्राज्य स्थापित कर दिया है, अच्छा, डीपी यादव जी, मैं थोड़ा सा रुकना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर इतने जोश और इतने उत्साह के साथ अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, तो प्रसपा का प्रवक्ता लिखने की जरूरत क्या है? सपा हो जाइए ना फिर आप लोग, फिर एक सीट मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? अगर आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, तो मुझे तो बहुत हैरानी हो रही कि एक सीट पर भी आप लोग सहमत हैं और उसके बाद भी इतना उत्साहित होकर के अब टीवी चैनल पर डिबेट में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं आप लोग। गौरी शंकर जी, एक सीट पर नहीं, हम लोग 403 सीटों पर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी भी आज आ गई हैं, उन्होंने भी साथ दे दिया है। और जिस प्रकार से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा दिया है, खदेड़ा हो गए जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से आप देखिएगा 10 मार्च सन 2022 को उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिखा जाएगा। और श्री शिवपाल सिंह यादव जी तो संघर्ष और त्याग की प्रतिमूर्ति है। मतलब डीपी यादव जी, कहाँ तो अखिलेश यादव कह रहे थे 403 जीतेंगे, आप लोगों की मजबूरी होगी। ममता बनर्जी कह रही हैं
कि यहाँ पर भी खेला हो बे, अब उस बात पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। मतलब आप लोग की हालत ऐसी हो गई कि अब ममता बनर्जी जो उत्तर प्रदेश में कहेंगी उस बात पर आप लोग भरोसा करोगे। मुझे बताइए कि ममता बनर्जी का क्या आधार है? उत्तर प्रदेश में कौन जानता है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को तो वैसे है ना पूरा देश जानता है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी मुख्यमंत्री है ना, उनका कितना कैडर है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर प्रसपा के प्रवक्ता, कम सपा के प्रवक्ता डीपी यादव यहां तक कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि अब खेला यहाँ यूपी में भी हो बे, तो उस पर ही भरोसा करने लगे आप लोग। बताइए साहब। उद्धव ठाकरे भी कहेंगे, निश्चित रूप से जिसका भी भारतीय संविधान लोकतंत्र में विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम चलिए सर, करेगा। आप सभी यहाँ पर बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, इसके बाद डिबेट ओपन रहेगा, तर्क के साथ किसी को भी काउंटर किया जा सकता है। हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। पहला चरण क्या टूट जाएगा पूरी तरह से? भ्रम किसके पास है? समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे क्योंकि हमारे पास आरएलडी है। ममता बनर्जी भी अब आ गई हैं, लेकिन क्या जनाधार है ममता बनर्जी का? फिलहाल ये बहुत बड़ा शोध का विषय है, लेकिन ममता बनर्जी को लोग जानते हैं, ये तो सही बात है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं और सबसे पहले मैं अंकित अरोड़ा के पास चलूंगा। अंकित, एक बात बताएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव, तमाम देखिए संकल्प पत्र, वचन पत्र सब कुछ आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के जाति समीकरण, तमाम तरह के धार्मिक समीकरण, तमाम तरह के ये आंदोलन वो आंदोलन, किसान, है ना, हर चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, बाकायदा वचन पत्र में और संकल्प पत्र में दिख भी रहा है। एक चीज़ बताएं, जो समीकरण 58 सीटों का 2017 में दिखा, चाहे वो बीजेपी के फेवर में हो या समाजवादी पार्टी के फेवर में हो, क्या वो चीज़ें दोहराना आसान होगा किसी पार्टी के लिए? देखिए, इसमें कोई दो बात नहीं है और दो राय भी नहीं है कि अभी जो समीकरण है ना वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एक मिनट समय है उत्तर सर, प्रदेश का चुनाव, हाँ एक मिनट, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है बहुत टाइट रखेंगे डिबेट। जरूर से गौरीशंकर जी, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव ये डिसाइड करेगा 2024 में क्या समीकरण बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं बात करना चाहूंगा सपा और बाकी सारी विपक्ष पार्टी इस समय एक ही मूल में लगी हुई है कि कैसे हम भाजपा की काट करें। मैं कहता हूं, अगर आप एक लाइन, एक खिंची हुई लकीर को काटने से अच्छा है एक नई लकीर खींचने की तैयारी करें या उसमें मेहनत की होती तो आपको ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे भाजपा को उखाड़ देखना है। अरे भाजपा ने जो कार्य किया है या कर चुकी है वो तो जनता उसको जनादेश देगी या नहीं देगी वो तो अब आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में पता लग जाएगा। हाँ। क्या विश्वेंद्र, क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि कौन किसको वोट करेगा, क्या है ना, मतदाता के पास एक बड़ा अधिकार है अपने मत का, है ना, अपने मत का सही इस्तेमाल करना अपने विवेक के हिसाब से। अब कौन जीतेगा, किसको देगा, इन सब चीजों में नहीं जाना मैं समझ रहा हूं अंकित, आप जो कह रहे हैं कि देखिए ये तो चीजें पता चलेंगी, बीजेपी ने कैसा काम किया, कैसा उसका विजन रहा है, कैसा उसका विकास का मॉडल रहा है, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया क्या वो काम आएगा, इस पर नहीं आएगा। विश्वेंद्र, बहुत एक मिनट मेरे को ये चाहिए, क्या बीजेपी के नए संकल्प पत्र, समाजवादी पार्टी का जो वचन पत्र है, कांग्रेस पार्टी, तमाम लोग बड़े बड़े वादे भी इस बार कर रही है, क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और चुनाव में खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, यही सब चलने वाला है? जी गौरीशंकर जी, पहले मैं कहना चाहूँगा 10 तारीख को 11 जिले की 58 सीटों पर चुनाव है। इन जो पहला चरण का चुनाव है इन पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जो आपने कहा भी हिंदू मुस्लिम की तरफ मुड़ चुका है, हाँ। वो प्रयोगशाला के रूप में शुरू हो चुका है, हाँ। जातिवाद पे आ चुका है, हाँ। वो सब पर दिखाई दे रहा है, हाँ। और ये महत्वपूर्ण रहेगा। संकल्प पत्र अपना एक रोल अदा करता है, हाँ। कुछ परसेंट को प्रभावित करता है, हाँ। परसेप्शन होता है उसको, हाँ। दोनों पार्टी के लिए, हाँ। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण पोजीशन ये होगी, पिछले जो काम किया 5 साल में वो नजदीकी है भारतीय जनता पार्टी का, जो सुरक्षा मुद्दा अच्छा रहा, विद्युत का अच्छा रहा, सड़क का अच्छा रहा, सोतीगंज जो मेरठ की जो बहुत बड़ी एक जगह थी वो प्रसिद्ध रही, सोतीगंज वाला जो कांड हुआ है वो अच्छा रहा, फ्री राशन कार्ड का, एयरपोर्ट का, आवास का, मेडिकल का, ये अच्छा ही रही उसकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बुराई भी जो है साथ साथ में उसको जनता नहीं भूल पा रही, बहुत महत्वपूर्ण है। 13 महीने का किसान आंदोलन, रोजगार भुलाने के लिए बाकायदा इंतजाम तो हो रखा है ना, बिल्कुल कर रहे, भी कर लिया। बीजेपी अपने नए संकल्प पत्र के जरिए करने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र जारी किया है, तो ये सब तो वही सब है ना।
सर उसमें कर नहीं पा रहे ना। सुधा की एक बात बहुत अच्छी लगी, ये तो वही सब है जो पिछले कई सालों पहले आपने वादा किया था और उन वादों को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर से दोहराने की कोशिश है। मैं आ रहा हूं अल्पना के पास। अगर एक छोटा सा कहूँ तो पूरा कर दो जल्दी सर, टाइट सर, करना है, क्योंकि महंगाई, रोजगार और गन्ना का जो भाव ना देना 5 साल में तो हुआ, तो वादा तो हो रहा है। समाजवादी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है कि हम वादा ही तो है ना। हाँ, जो बकाया गन्ने का जो भुगतान है हम 14 दिन के अंदर करेंगे, कह रहा है 15 दिन के अंदर करेंगे। बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि अगर समय से नहीं हुआ तो ब्याज सहित करेंगे। सर वो तो ब्याज सहित गवर्नमेंट ने कहा हुआ, कोर्ट ने कहा हुआ है, वो सिस्टम में है सर पहले से, वो 20 साल से है। वो ब्याज कोर्ट में जाने के बाद मिला, कई बार कोर्ट गए तो किसान तब मिला। क्या फर्क पड़ेगा ये सब? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, क्या ये सब फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो खैर समय बताएगा। जाति कितना काम आना है, धर्म कितना काम आना है, हिंदू मुसलमान खूब किया जा रहा है। मैं आ रहा हूं अल्पना चौहान के पास। अल्पना, एक बात बताएं, क्या शुरुआत में जो आप लोग विकास मॉडल, ये काम वो काम है ना, पहले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था को बेहतर किया, ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसे साइडलाइन कर दी है और सारा फोकस है कि कैसे जनता को लोक लुभावन वादों से लुभा करके और 10 तारीख को उनका वोट हासिल कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसा कदाचित नहीं है। जनता को लोक लुभावने कोई प्रलोभन नहीं दिए जा रहे हैं। और आप देख लीजिए, जितने भी हमारे विपक्ष के लोग बैठकर कह रहे हैं, कहावत सुनी, चोर चोर मौसेरे भाई। उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। इन विपक्षियों की लुटिया डूब गई है। इनको दिख गया है कि अब हमारी राजनीति खतरे में है। इसलिए देखिए कि टीएमसी की वो महिला पश्चिम बंगाल से उठा करके लाते हैं, जो उत्तर भारतीयों को, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां देती है वहां चुनाव में, वहां 55 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लाठी डंडे चलवाती है, महिलाओं को निर्वस्त्र करती है। पश्चिम बंगाल को जिसने खदेड़ जनतंत्र की हत्या कर दी, उस महिला को ये उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने के लिए लाते हैं। अगर इनमें इतना ही दम था, इन्होंने इतना ही काम किया था, तो बेटियां नहीं संभाल पाए। ये लोग बदला रहे हैं, इनके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। और आप देख लीजिए, जब अखिलेश यादव ने किसी का हाथ थामा है, पहले 2 लड़कों की जोड़ी आई, एक लड़का गायब हो गया, फिर उसके बाद बुआ बउआ की जोड़ी आई, बुआ गायब हो गई। आप देख लीजिए, जिसका हाथ पकड़ते हैं वो पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। आप देख लीजिए, जल्द का बीए बंटा धार कर देंगे, पूरी तरीके से विपक्ष खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रामराज होगा, विकासवाद होगा, सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। अरे जवाब आपके पास है नहीं। राजन जी, अब कह रही हैं, अल्पना चौहान कह रही हैं, ठीक है, अल्पना चौहान कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए, कोई मना थोड़ा ही कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आरपी, सवाल तो सुनिए सर, सवाल सुनिए। महिला की गोद में ये बैठ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां बकती है। कितनी कुंठित मानसिकता है। डूब मरिए सपाइयों, कोई और नहीं मिला आपको, कोई और नहीं मिला आपको। अच्छा, मैं आ रहा हूं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश में विचार के लिए लेकर आएंगे। आरपी राजन सुनिए, आरपी राजन, उत्तर प्रदेश में खेला होवे, खदेड़ा होवे, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में बाबा होवे। अरे आपको डूब मरना चाहिए। अल्पना एक मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा सुनिए राजन साहब, राजन जी, एक मिनट राजन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट, एक मिनट शांत रहिए। राजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ममता बनर्जी के बारे में अगर अल्पना चौहान कह रही हैं तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। क्या ममता बनर्जी को आपके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव की तरफ से इग्नोर नहीं किया गया था, या कह सकते हैं धोखा नहीं दिया गया था? अब अखिलेश यादव उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हैं, या कह सकते हैं सियासी ज़रूरत है या नहीं है? मुझे एक थोड़ा सा बात बताएं, क्या वाकई में वैसी नेता को अपने प्रदेश में ला करके चुनाव प्रचार में व्यस्त कराने की मजबूरी है जो यूपी और बिहार के लोगों को गुंडा कहती है उसकी पार्टी? बताइए। देखिए, ये सवाल अल्पना चौहान का कहां से गलत हो गया? गौरी शंकर जी, आप सुनिए, ये आज ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में आज ये मुद्दा ही नहीं, मुद्दों को मुद्दा क्यों नहीं है? आप पे सवाल आया तो मुद्दा नहीं है। जो महिला लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है, सरेआम महिलाओं को निर्वस्त्र करा जाता है, खदेड़ा जाता है। 55
और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या हुआ? भूल गए आप। अगर ज्यादा ही प्यार है तो पश्चिम बंगाल जाकर के हालात देख लीजिए, वहाँ हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए। मुद्दा नहीं है लोकतंत्र की हत्या करने वाली महिला से चुनाव प्रचार कराएंगे, ये मुद्दा नहीं है। आपके सनकी नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिरंबाज कहते हैं। आप एक ऐसी महिला को लाते हैं जिसका कोई लेवल नहीं है, जिसकी मानसिकता बिल्कुल बेकार है, यूपी की जनता को गाली दे रही है। क्या यूपी की जनता उसके कहने से वोट देगी? चलिए अल्पना थोड़ा सा अल्पना आप रुकिए। राजन जी एक बात बताएं ममता बनर्जी पर इतना भरोसा क्यों? मतलब मैं तो कह ही रहा हूँ, अल्पना चौहान तो ठीक है पार्टी के हिसाब से बात करे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना वही ममता बनर्जी है ना जो यूपी और बिहार के गुंडे शब्द का प्रयोग आ रहे हैं। अंकित रुक जाइए। शंकर जी आज ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुद्दा है किसानों का, किसानों के ऊपर लाठी चलाने का। 750 किसानों को तभी तो आपके नेता आलू से वोट का शराब बनाने की बात करते हैं। किसानों की इतनी चिंता है, सबसे ज्यादा दंगे हुए समाजवादी के कार्यकाल में हुए, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अभद्रता हुई समाजवादी के कार्यकाल में हुई, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी आपने फैलाई, सबसे ज्यादा आगजनी आपके कार्यकाल में हुई, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का दोहन करा समाजवादियों ने करा, इन लाल टोपी वालियों ने किया। ये बात करते हैं सुशासन की, ये बात करते हैं विकास की। अरे जानते भी है विकास का अर्थ क्या होता है? अरे चलिए ठीक है अल्पना चौहान, मुझे इतना पता है कि अल्पना चौहान और राजन जी अगर बातचीत करेंगे तो भाई शोर तो होना है ना, खूब हंगामा होगा। मुख्य मुकाबला है उत्तर प्रदेश में। आ रहा हूँ एक मिनट अल्पना में आता हूँ। अल्पना में आ रहा हूँ। राजन जी रुके। राजन जी आप लोग आंकड़ों पर अगर बात करोगे तो देखिए आंकड़े सबके पास होते हैं, सब लोग फिर आपके आंकड़े बताएंगे। डीपी यादव के पास में आ रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं, देखिए अगर दो मुखर प्रवक्ता हैं, भाई साहब सुनिए, अगर दो मुखर प्रवक्ता हैं तो ऐसा नहीं बाकी लोगों को टाइम मत दीजिए। मुझे पता है राजन जी आप अच्छा बोलते हैं, मुझे भी पता है अल्पना चौहान खूब अच्छा बोलती हैं, लेकिन बाकी लोगों को मौका दीजिए ना, बाकी लोगों को मौका दीजिए। अब प्रस्पा डीपी यादव आ रहे हैं भाई साहब, आप ही के भाई से बात कर रहे हैं, आप ही के भाई से बात करें, उनको मौका दीजिए। एक सीट दे करके आना, उनको शांत कराए हुए कुछ तो बोलने दीजिए उनको। डीपी यादव जी एक बात बताएं, मैं कह रहा था कि जब सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रसपा सपा फिर अलग अलग क्या होता है? फिर एक ही साथ हो लीजिए, पहले तो थे ना साथ में। अब किस विचारधारा पर आप लोग अलग हैं, जरा ये बताइए। सपा की विचारधारा कौन सी ऐसी विचारधारा है जिससे प्रसपा अलग है? थोड़ी सी प्रसपा पार्टी, देखिए दल अलग है लेकिन विचारधारा एक है, समाजवादी तो विचारधारा। अलग क्यों हुई? लक्ष्य भी एक है। क्योंकि देखिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पार्टी बनाई थी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करने के लिए। मैं एक बात यहाँ पर रख दूं, जैसा कि अल्पना वाजपेयी जी यहाँ झूठ का पुलिंदा जो लेकर के आई हैं और इनका जो ये संकल्प पत्र आज जारी हुआ भारतीय जनता पार्टी का, झूठ का पुलिंदा जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फ्रस्ट्रेशन टीवी पर आकर के झलकता है। वो जब गांव से भगाए जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनको दौड़ा रहे हैं लोग, उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि 2017 में आपने जो वादा किया था उन वादों का क्या हुआ? आप कौन सा मुंह लेकर के हमारे बीच आए हैं? पहले उन वादों का संकल्प पत्र जारी करिए। संकल्प की जो सिद्धि हुई उसको तो बताइए आप, कितना आपने संकल्प को पूरा किया? 2017 के संकल्प को आप किस मुंह से रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग और अल्पना जी को तो यहाँ भाजपा के गुंडे महिलाओं का चीर हरण कर रहे हैं, उस पर जवाब दिया। दलों के कार्यकाल में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। अरे चलिए आ रहे हैं डीपी यादव जी। कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती, आप बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अल्पना चौहान जी और आरपी राजन आप दोनों रुकिए। डीपी यादव जी आप भी थोड़ा सा रुकिएगा। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा के पास आ रहा हूं। सुधा एक बात बताएं, उत्तर प्रदेश में घमासान है और घमासान देखिए टीवी डिबेट पर भी थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं हम लोग, लेकिन क्या चुनावी मैदान में
अगर इसी तरह के घमासान हैं जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी किसी को बोलने का ही मौका ना दे, तो कांग्रेस को तो लगेगा ना कि लगता है सारे मुद्दे हमारे बीमार हो गए, हम इन बीमार मुद्दों पर हम अपना इलाज नहीं करा पाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरी तरह से हड़प लिया। देखिए, मेरी बात सुनिए, बीमारी की दवा उनकी होती है जो बीमार होते हैं, हमारी बीमारी नहीं है। बीमारी इनके पास है, न ये बोलते हैं न किसी को बोलने देंगे। झगड़ा करके किसी भी मुद्दे का न तो आप सलूशन निकाल सकते हैं, न किसी मुद्दे पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने बैठे हैं एक समझदार व्यक्ति के रूप में। अगर वो बात, चाहे जो भी पार्टियों के लोग हों, अगर तथ्यात्मक रूप से आप बात कर सकते हैं, झगड़ा करना, गाली गलौज, मतलब हम क्या देना चाहते हैं जनता को, जनता किस आधार पे हमारा चुनाव करेगी, ये देख के कि हम यहाँ पे बैठ के मुड़ फुड़बोल कर रहे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग कम से कम जब हमें मंच इस तरह का मिलता है तो नहीं करना चाहिए। और सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब उस बुद्धिजीवी वर्ग को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उस वर्ग को एक संदेश दे रहे हैं जो आपको देश की जनता के चुनावी मैदान में तो यही हो रहा है ना सुधा, भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है। तो पता ही होगा आपको, समाजवादी पार्टी वाले कुछ और कहते हैं, फिर आरएलडी वाले कुछ और कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं गर्मी निकाल देंगे, कहता है चर्बी उतार देंगे, फिर एक कहता है हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, फिर कहता है कोई हिंदू गर्दी बढ़ गई है। आपकी पार्टी भी खूब भाषा का ख्याल रखी है ना, हिंदुत्व को गालियां दिया गया, बाबर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, औरंगजेब अच्छे लगते हैं। ये किस तरह की भाषा है आप लोगों की, ये बताइए। इतिहास का दोहराना, अगर कोई चीज गलत हुई है, चुनावी मैदान में तो खूब प्रयोग हो रहा है जाना, बिल्कुल नहीं। भाषिक रूप से चाहे गलती कोई भी करे, इसको स्वीकार करके भाषिक रूप से आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा। राजनीति का अर्थ ये नहीं होता है कि आप गाली गलौज या गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर होता रहा है तो उसको बदलना भी जरूरी है, ये भी एक मुद्दा होना चाहिए। इस तरह से न बात होती है न तो आप। अच्छा, क्या अच्छा सुधा एक बात बताए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने चुनाव प्रचार को किस तरीके से कर रही है, क्या तरीका है? देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि हम लोग खबर में तो सारी चीज़ें देखते हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ जा रही हैं, प्रियंका गांधी को वहाँ पर वर्चुअल रैली है, लेकिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है उसी लेवल से कुछ ज़्यादा हाई दिखता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तर्क क्या है? क्या 40% महिलाओं को आपने टिकट दे दिया, वो है क्या, सिर्फ वही है, उसी आधार पर कह रही हैं? बिल्कुल नहीं। जब परिवर्तन होना होता है तो सबसे पहले अपने अंदर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही आता है। परिवर्तन होगा, जनता चाहती है परिवर्तन, और युवा और अगर महिलाओं को लेके बात की जाए तो परिवर्तन अगर जनता चाह रही है तो जाहिर सी बात है हमारा मनोबल बढ़ना ही बढ़ना है। उसी बढ़े हुए मनोबल से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें मालूम है कि जो कार्य हमने अब करना शुरू किया है और जो जरूरत है इस समय समाज को, हमारे देश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को जरूरत है। तो आप लोगों की बात कौन सुनने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश में? कोई सुनता अगर तो आप लोग को 7 सीट तो नहीं आता ना। आप सुन रहे हैं ना? मैं तो सुनूंगा, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो देखिए प्रस्ताव वाले को भी सुन रहा हूं, हमारा चौथा जिनको एक ही सीट मिला है लेकिन उनकी बात भी सुन रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग तो 403 पर लड़ रहे हैं और लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे और हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। अच्छा, अंकित के पास हम आ रहे हैं। अंकित चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, और पता नहीं कॉन्फिडेंस कितना आप लोग का काम करेगा। 10 मार्च को हम लोग को इंतजार है इस चीज का। अंकित अरोड़ा, एक बात बताएं मुझे, अब इसके बावजूद क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में मुद्दों को लेकर के जो छीना झपटी हुई है, जबरदस्त तरीके से छीना झपटी हुई है मुद्दों पर, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब पार्टियां, 2 पार्टी मजबूत होती है तो बाकी जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो नेपथ्य में चली जाती हैं, उनको लगता है कि जो मिल जाए वही काफ़ी है। क्या कांग्रेस, बसपा तो बिल्कुल एक्टिव ही नहीं दिख रही है इस बार, पता नहीं क्या हो गया है बसपा को, उससे ज़्यादा तो प्रसपा वाले एक्टिव दिख रहे हैं, है ना, आम आदमी पार्टी वाले दिख रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या लगता है कि अब पूरी तरह से क्लियर कट मामला है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियां सब आउट ऑफ, मतलब जो भी कह सकते हैं? क्या है गौरीशंकर जी, बहुत सिंपल सा आकलन है ये, और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि देश परिवर्तन, 1 ही मिनट है सर, जितना ध्यान दिलाना है मुझे 1 मिनट दिला दीजिए। बस ध्यान सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ कि देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ये बात सत्य है, और राजनीतिक पार्टियां भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। अब सोचने वाली बात है, सपा जो है अपना आत्मविश्वास खो चुकी है, तो वो बंगाल से चेहरे उठा के लेके आ रही है, वही बंगाल का चेहरा जो यूपी और बिहार को जो है अशब्द यूज करते हैं, जो गुंडे हैं, बिहार यूपी के गुंडे, किस चेहरे को लेके आ रही है? कोई भूल नहीं सकता है भाई साहब, डीपी यादव जी को याद नहीं है, आरपी राजन जी को तो अलग बात है। विपक्ष
विपक्ष का कहना है अगर कि अगर भाजपा ने कार्य नहीं किया है और वादे पूरे नहीं किए तो मुद्दों में लड़के जीत सकते हैं। कहने की क्या जरूरत है? काम करने जाते हैं गुजरात की बात करिए, वहाँ ये तो बात कोई नहीं बोलने वाली बोलता बात है ना। अब देखिए विपक्ष की दिक्कत क्या हो रही है, विपक्ष ये नहीं चाह रहा है कि हम विकास के मुद्दे पर बात करें, विपक्ष ये चाह रहा है कि हम कैसे विपक्ष मुद्दे की ही बात कर रहा है। मुद्दों को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं अंकित, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। विपक्ष का असली मुद्दा तो यही सब है। विपक्ष का असली मुद्दा तो यही सब है कि विकास में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये लोग थर-थर कांप रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है इनके होश उड़ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि 10 मार्च को जैसे ईवीएम के नतीजे खुलेंगे उत्तर प्रदेश में रामराज होगा। वो रामराज जिसकी संकल्पना अंत्योदय तक की संकल्पना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हम लोग परिवारवाद की बात नहीं करते, हम विकासवाद की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। बेटी के साथ 2:30 बजे रात में जला दी गई उसकी लाश, उसमें आपने कुछ बोला हो? शहरी मुद्दे में चुनाव होगा, किसान के मुद्दे में चुनाव हो रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए आप? अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ मैं विश्वेंद्र के पास आ रहा हूँ। विश्वेंद्र एक बात बताएं जी, विश्वेंद्र एक बात बताएं, बड़ा बहुत सुनिए एक बहुत अच्छी चीज मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के अगर प्रवक्ता बोलते हैं तो बीजेपी की प्रवक्ता भी एकदम से है ना जोश में आ जाती हैं, एकदम से उसका काउंटर करने लगती है। जी बिल्कुल। जैसे कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी सुधा जी, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, ना काउंटर कर रहा था, जो बोलना है बोल लीजिए आप। जी। तो ये क्या है, थोड़ा सा मैं इसको समझना चाह रहा हूँ, ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल है एक्चुअली, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ। देखो ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है, अखाड़े में जो पहलवान है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही है। क्योंकि कांग्रेस की मैं बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी ने 5 साल अच्छी मेहनत की, दुख दर्द में जाती रही, अच्छा प्रयास किया, लेकिन चुनाव के टाइम उनको संभाल नहीं पाई, और जो मोमडन वर्ग उनके पास हुआ करता था कभी 33 साल पहले वो वापस नहीं ला पाई, और दलित भी उनके पास हुआ करता था वो भी वापस नहीं पा पाया। बात करते हैं परसपा की, वो सब जानते ही है, वो पारिवारिक मामला है। अगर उसके अलावा बात करते हैं बसपा की, वो शांत है, वो सामने चुनाव में नहीं है। यहाँ तक उस के ऊपर आरोप कि राजकुमार सैनी अगर एक विधानसभा सीट पे चुनाव में खड़े कर दिए गए, वहां अगर गठबंधन वो दे दिया अशरफ अली मोमडन, तो उसने मोमडन ही दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। अंदर खाते चर्चा चल रही है। देखिए अभी से कहना है सब ठीक नहीं है जी, क्योंकि कौन कहां किस तरीके से वोट करेगा हम लोग इसका भी अंदाजा नहीं लगा सकते जी। मैं लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, अल्पना जी से पूछना चाहूंगा। अल्पना जी, ऐसा क्यों होता है? क्या आप कांग्रेस पार्टी को वैल्यू नहीं करती हैं उत्तर प्रदेश में, बसपा को वैल्यू नहीं करती हैं, या फिर राजन जी से भी यही सवाल होगा कि क्या आप लोग इन सब पार्टियों को अपने लेवल का नहीं समझते, इसलिए उनकी प्रवक्ताओं को काउंटर भी नहीं करते आप लोग? अल्पना जी देखिए, रही बात प्रियंका जी की, तो जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रही है। आप राजस्थान का ग्राफ उठा लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं, कभी प्रियंका जी का एजेंडा है, प्रियंका जी का एजेंडा है कांग्रेस के बारे में करिए, कांग्रेस के बारे में, आपके बारे में नहीं जब चुनाव होते हैं तब उस राज्य में घूमने पिकनिक बनाने पहुंच जाते हैं, तो ये जनता उनके मूड को बहुत अच्छे से जानती है। शासित राज्यों में महिलाओं के ऊपर समाजवादी पार्टी जो है इस समय पूरी तरीके से बौखला गई है। देखिए, कभी ये एक राहुल जी के साथ आते हैं, कभी ये बुआ के साथ आते हैं, अब ये जयंत जी के साथ आए हुए हैं, लेकिन इतना बढ़िया इनका नक्षत्र है, ये गौरी शंकर जी जिसके साथ आते हैं उसका सुपड़ा साफ कर देते हैं। इस बार देख लीजिए हमारे नतीजे आते विपक्ष पूरी तरीके से खत्म है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। विपक्ष का सफाया हो चुका है, इनके पास कोई ना एजेंडा है ना सोच है। अगर हम चलिए ठीक है, हमारी पुलिस आज गुंडों को ढूंढ रही है, जिनके कार्यकाल में आजम की भैंस छूट गई थी, आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया। आरपी राजन जी, कुछ बहुत सारे सवाल मुझे पूछने थे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ी थी सुधा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अंकित अरोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो हम लोग तो सब एक ही जमात के हैं ना अरोड़ा जी, विश्वेंद्र जी, तो हम लोग तो थोड़ा शांति बनाए रखते हैं और ज़रूरत भी इसकी है। लेकिन ये बहुत अनोखी चीज़ें मुझे आज देखने को मिली
कि जहां बीजेपी वाले ने बोलना शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने बोलना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने बोलना शुरू किया, बीजेपी वाले ने, बाकी किसी पार्टी को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो। अच्छा है, चुनावी मैदान में यही चीज़ें चल रही हैं, बाकी जनता समझदार है। धन्यवाद, शुक्रिया।